साल 1976 इंडोनेशिया का एक दूर दराज गांव सेमरांग। यहाँ की गलियां शांत और सुनसान थी, लेकिन जारूगंग मार्केट में चहल पहल थी। छोटे छोटे बच्चे अपनी ही दुनिया में मस्त थे। कुछ बच्चे सूखी घास से बनी एक बॉल से खेल रहे थे और हंसते हुए खेतों की ओर भाग रहे थे। इन्हीं बच्चों में से एक था अब्दी। वो अपनी ही मस्ती में था। तभी उसके पिता बाहर आकर उसे आवाज देते हैं, अब्दी याद रखना, अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाना। अब्दी भी सर हिलाकर मान जाता है, लेकिन उसे क्या पता था कि ये शाम उसके जीवन की सबसे भयानक रात बनने वाली थी। अब अब्दी अपने दोस्तों के साथ खेतों में खेलने चला जाता है। समय तेजी से बीतता गया और देखते ही देखते सूरज डूबने लगा। बाकी सभी बच्चे अपने अपने घर चले गए, लेकिन अब्दी और उसका सबसे अच्छा दोस्त त्रिस अब भी खेलना चाहते थे। तभी अचानक उनकी बॉल खेतों के बीच जाकर गिर गई। अब्दी को थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने त्रिस से कहा, छोड़ो यार, बॉल कल ले लेंगे। लेकिन त्रिस को वह अभी चाहिए थी। त्रिस कहता है कि मैं बस 2 मिनट में बॉल निकाल लूंगा। वो अंधेरे खेतों के बीच अब्दी को खींचते हुए ले गया। खेतों में अजीब सी खामोशी थी, हवा भी नहीं चल रही थी। तभी उन्हें झाड़ियों में हल्की हल्की आवाज आने लगती है, जैसे कोई पत्तों के बीच चल रहा हो। अब्दी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने त्रिस से फुसफुसाकर कहा, भाई कुछ तो गड़बड़ है, चल यहाँ से। लेकिन त्रिस को सिर्फ अपनी बॉल की फिक्र थी। और फिर उन्होंने उसे देखा। खेतों के बीच अंधेरे में एक छोटी बच्ची खड़ी थी। उसके सर में बाल नहीं थे और वो बहुत ही भयानक रूप में थी, जैसे अभी अभी वो पानी से निकली हो। उसका चेहरा काफी ज्यादा डरावना था, आंखें गहरी काली और उसके हाथ में त्रिस की बॉल थी। अब त्रिस जैसे हिप्नोटाइज हो गया हो। वो बिना सोचे समझे उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा, जैसे वो उसे सम्मोहित कर रही हो। अब्दी ने उसे रोका, त्रिस क्या कर रहा है तू, मत जा। लेकिन त्रिस रुका नहीं और फिर एक पल में सब कुछ बदल गया। अब जैसे त्रिस उस लड़की के पास पहुंचा तो उसने एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उसके सिर में मार दिया। अब खून का फुवारा उछला। त्रिस वहीं गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। अब ये देखकर अब्दी की सांसें रुक गई। वो काफी ज्यादा डर गया था और अगले ही पल चिल्लाते हुए गांव की ओर भाग गया। अब अब्दी गांव के लोगों को लेकर वापस खेतों में आया, लेकिन जब वह वहां पहुंचे तो त्रिस की लाश भी वहां से गायब थी। बस चारों तरफ खून ही खून फैला था। अब गांव वाले सब संकोच में पड़ गए कि क्या सच में कोई भूत था या ये अब्दी का कोई बहाना था। तभी एक आदमी नदी की तरफ इशारा करता है, देखो वहाँ कुछ है। अब सब लोग नदी की ओर दौड़ते हैं और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो त्रिस की लाश एक चट्टान पर पड़ी थी। वो बिल्कुल सड़ चुकी थी और खून से लथपथ थी। अब ये कैसे हो सकता था? उसकी मौत अभी हुई थी तो उसकी बॉडी इतनी जल्दी कैसे सड़ गई? अब ये सुनकर गांव में खलबली मच गई। सभी के रोंगटे खड़े हो गए थे। अब अगले दिन त्रिस के पिता का गुस्सा अब्दी पर फूट पड़ा और वो उसे कहता है कि झूठ मत बोल, मेरे बेटे को तूने मारा है। अब्दी अपनी सफाई देता रहा, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। तभी एक रहस्यमय आदमी सामने आया और उसका नाम होता है मिस्टर शाब्दो। मिस्टर शाब्दो ने सबको शांत किया और गंभीर आवाज में कहा, अब्दी सच बोल रहा है, त्रिस को किसी और ने मारा है और वो है सुमाला। गांव वाले चौंक गए। सुमाला? लेकिन वो तो मर चुकी थी। मिस्टर शाब्दो ने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन अब वो हमारे बीच है और त्रिस उसका पहला शिकार था, लेकिन आखिरी नहीं। अब इसके बाद मिस्टर शाब्दो सुमाला की कहानी सुनाने लगते हैं। ये कहानी आज से 29 साल पहले सन 1947 की है। सेमरांग गांव में सोजीमान नाम का एक अमीर जमींदार रहता था। वह गांव के सबसे धनी व्यक्ति में से एक था और वो अपनी पत्नी लास्त्री के साथ 11 साल से शादीशुदा जिंदगी बिता रहा था। लेकिन उनकी एक बड़ी समस्या थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। अब सोजीमान के अंकल उसे बार बार जमीन बेचने के लिए मजबूर कर रहे थे। उनका कहना था कि सोजीमान, तुम्हारा कोई वारिस नहीं है। ये जमीन हंग संकारा परिवार की भी है और अगर तुम संतानहीन रहे तो जल्द ही ये जमीन उनके हाथ से चली जाएगी। लेकिन सोजीमान ने साफ साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि यह जमीन उसकी परिवार की निशानी है और वो उसे बेचने को तैयार नहीं था। अब उस रात सोजीमान ने अपनी पत्नी लस्त्री से साफ साफ कह दिया कि अगर तुम 1 साल के भीतर मुझे कोई संतान नहीं दे पाई तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। अब ये सुनकर लस्त्री का दिल टूट गया। वो रोते हुए बाहर चली गई। उसी वक्त उसने घर के बाहर 2 नौकरों की बातचीत सुनी। क्या तुम्हें पता है, गांव में एक बूढ़ी औरत रहती है, ग्रैंडमा तुकना। वो काले जादू से किसी भी औरत को गर्भवती कर सकती है। लस्त्री को जैसे एक उम्मीद की किरण दिखी। लस्त्री ने अपनी नौकरानी अंत शाम को साथ लिया और तुकना के घर जाने का फैसला किया। तुकना का घर नदी के उस पार था और उन्हें नदी पार करवाने के लिए यातो नाम का एक आदमी मिला जो उन्हें नाव से दूसरी तरफ छोड़ आया। लस्त्री अंदर गई और देखा ग्रैंडमा तुकना एक डरावनी दिखने वाली बूढ़ी औरत थी जो काले जादू की साधना करती थी। अब लस्त्री अपनी सारी कहानी बताती है तो तुकना उससे कहती है कि अगर तुम माँ बनना चाहती हो तो तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। वो लस्त्री डर गई, लेकिन उसने पूछा क्या शर्त है? तो उसने बताया कि शैतान से सौदा। तुकना ने गंभीर आवाज में कहा, मैं तुम्हें गर्भ धारण करा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें शैतान से सौदा करना होगा। तुम्हें जुड़वा बच्चियों को जन्म देना होगा। एक इंसान की बेटी होगी, सुंदर और दयालु,
और दूसरी शैतान की, और वो काफी डरावनी और खतरनाक होगी, और तुम्हें पूरे 10 साल तक उन्हें प्यार से पालना होगा। और जब वे 10 साल की हो जाएगी तो डेविल अपनी संतान को ले जाएगा और तुम अपनी इंसानी बेटी के साथ रह सकोगी। और तुकना ने एक चेतावनी भी दी, अगर तुमने डेविल के बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इसका अंजाम तुम्हारे पूरे खानदान के लिए बहुत भयानक होगा। अब लेस्ट्री के पास कोई और रास्ता नहीं था, वह मजबूर होकर इस सौदे के लिए राजी हो गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब तुकना एक रिचुअल करती है जिसमें वह किसी के खून में कुछ चीजें मिलाकर लेस्ट्री को पिलाती है, साथ ही कुछ अजीब से मंत्र भी बोल रही थी। अब जैसे ही लेस्ट्री ने वह खून पिया, उसका शरीर अचानक अकड़ने लगा और उसका पेट भी कुछ पल के लिए फूल गया। अब तुकना का रिचुअल पूरा हो जाता है और वह लेस्ट्री को बताती है कि 2 महीने बाद वह गर्भवती हो जाएगी। अब 2 महीने बाद जब लेस्ट्री सच में प्रेग्नेंट हो जाती है तो ये खबर सुनकर सोजीमान काफी खुश हो जाता है। वह तुरंत गांव वालों को बताने के लिए कहता है। अब गांव में अमीर लोग जब किसी संतान की खुशी का जश्न मनाते थे तो पूरे गांव को यह खबर सुनाई जाती थी। सोजीमान भी यही करता है। इसके बाद सोजीमान और लेस्ट्री अपने बच्चे का नाम सोचने लगते हैं। वह अपनी पहली बच्ची का नाम सुमाला और दूसरी बच्ची का नाम कुमाला रखना चाहते हैं। अब इसके बाद समय बीतता है और डिलीवरी का दिन आ जाता है। जब पहली बच्ची पैदा होती है तो वह पूरी तरह शांत होती है। अब किसी को समझ नहीं आता कि वह जिंदा है या मर चुकी है, जिससे सम को लगा कि वह मर चुकी है, लेकिन वह लेस्ट्री को यह नहीं बताती, बल्कि उसे दूसरी बच्ची को जन्म देने के लिए पुश करने को कहती है। जब दूसरी बच्ची पैदा होती है तो उसकी शक्ल डरावनी और डिफॉर्म होती है। सोजीमा जैसे इस डरावनी बच्ची को देखता है तो उसका खून खोलने लगता है। वह तुरंत बाहर से एक बड़ा सा डैगर लेकर आता है और उस डिफॉर्म बच्ची को मारने लगता है। लेस्ट्री उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि उसे पता था कि उसने डेविल के साथ सौदा किया था, लेकिन सोजीमान को डेविल की डील के बारे में कुछ पता नहीं था। वह बिना कुछ सोचे समझे डिफॉर्म बच्ची को मार डालता है, लेकिन जैसे ही वह बच्ची मरती है अचानक से पहली बच्ची जोर जोर से रोने लगती है। और सोजीमान इस चीज से बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे लगता है कि उसकी संतान बच गई है। वह तुरंत गाँव वालों को इसकी खबर देने के लिए कहता है। अब इस बची हुई बच्ची का नाम कुमाला रखा जाता है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सन 1950 यानी 3 साल बाद का समय दिखाया जाता है। अब 3 साल बीत चुके थे। कुमाला बिल्कुल ठीक नहीं थी, वह बोल नहीं पाती थी और उसका लेफ्ट साइड डिसेबल था। सोजीमान और लेस्ट्री इस बात को लेकर काफी परेशान रहते थे। अब एक दिन सोजीमान के रिश्तेदार घर आते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि सोजीमान भी बचपन में डिफॉर्म पैदा हुआ था, लेकिन मिसेज मिरी नाम की एक लेडी ने उसकी मसाज की थी जिससे वह ठीक हो गया था। अब इसके बाद कुमाला को भी उनके पास ले जाया गया था, लेकिन उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं हुआ। अब एक दिन जब कुमाला साइकिल से खेल रही थी तो लेस्ट्री उसे खेलने से मना करती है, लेकिन तभी कुमाला गुस्से में चीखने लगती है और सोजीमान भी ये सब देख रहा था। अब इसके बाद कुमाला अपने रूम में जाकर अपने सिर को बिस्तर पर जोर जोर से पटकने लगती है। अब सोजीमान को लगता है कि कुमाला पागल है। वह गुस्से में आकर कुमाला को घसीटते हुए घर के पीछे बने शेड में ले जाता है और वहां पर उसे बांध देता है। अब साल बीतते हैं और हमें सन 1955 का समय दिखाया जाता है। अब कुमाला को हर कोई नजरअंदाज करने लगा था, उसे बांध कर रखा जाता था। सोजीमान उसे अशुभ बांधता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस बच्ची को वह त्याग रहा था वह डेविल की संतान थी और अब डेविल अपनी बच्ची को बचाने लौटने वाला था। अब एक दिन कुमाला जैसे तैसे वहां से निकलकर मार्केट चली जाती है जहाँ कुछ बच्चे बॉल के साथ खेल रहे थे। अब जैसे ही वह बच्चे कुमाला को देखते हैं वह उसकी विकलांगता का मजाक बनाने लगते हैं और उसे बुरी तरह पीटते भी हैं। दूर से खड़े सोजीमान और लेस्ट्री ये सब देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कुमाला की मदद नहीं की। बेचारी कुमाला सिर्फ खड़ी खड़ी रोती रही, लेकिन गुस्से में आकर सोजीमान उसे पकड़कर वापस घर ले जाता है और शेड में बंद कर देता है और फिर वह अपने नौकर सुकिर से अपना हंटर मंगवाता है। असल में सोजीमान ने कई बार कुमाला को बाहर जाने से मना किया था, लेकिन आज वह फिर भी बाजार चली गई थी। अब आंटी सम जो वास्तव में कुमाला से बहुत प्यार करती थी, सोजीमान से मिन्नत करने लगती है कि वह उसे न मारे। लेस्ट्री भी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता और बेरहमी से हंटर से कुमाला को मारता है। अब बाद में जब आंटी सम कुमाला के घावों पर दवा लगा रही होती है तो कुमाला बस रोई जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने क्या गलत किया है। तब सम उसे शांत करने के लिए पियानो बजाने के लिए कहती है और उसे एक गुड़िया देती है जिसे उन्होंने खुद कुमाला के लिए बनाया था। असल में आज कुमाला का 8वां जन्मदिन था। कुमाला उस गुड़िया को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसी रात जब वह गुड़िया को लेकर सो रही थी तभी अचानक उसे अपनी अलमारी के अंदर किसी की आवाज सुनाई दी। डरते हुए वह अलमारी की ओर देखने लगी। तभी वहां से कोई और नहीं बल्कि उसकी जुड़वा बहन सुमाला की आत्मा प्रकट होती है। सुमाला कुमाला को बताती है कि वह उसकी बहन है जिसे उसके माता पिता ने जन्म के समय ही मार दिया था। अब ये सुनकर कुमाला डर जाती है, लेकिन सुमाला उसे समझाती है कि वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि वह तो उसे बचाने आई है क्योंकि वह उसकी सगी बहन है। अब इतना कहकर सुमाला कुमाला को गले लगा लेती है। अब इससे कुमाला को काफी अच्छा लगता है, लेकिन तभी हम सुमाला की आत्मा की एक खौफनाक मुस्कान देखते हैं। यहाँ तक कि उसके रूम के शीशे में उसकी परछाई भी नहीं दिख रही थी, जो कि स्वाभाविक था क्योंकि आत्माएं शीशे में नहीं दिखती। वो अगले दिन रात में जब सोजीमान अपना काम कर रहा होता है
तब कुमाला आराम से पियानो बजा रही थी, लेकिन सोजीमान उसके पियानो बजाने से बेवजह बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है। वह इतना गुस्से में आ जाता है कि जाकर कुमाला को जोरदार थप्पड़ मार देता है। ये सब लस्त्री भी देख रही थी, लेकिन उसने अपने पति को रोकने की कोशिश नहीं की। और हद तो तब हो गई जब उसने खुद कुमाला को शांत कराने की बजाय आंट सम को बुलाकर उससे कहा कि कुमाला को संभाले, यानी वह अपने माँ होने का फर्ज भी सही से नहीं निभा पा रही थी। अब ये भी हो सकता है कि इतने बड़े और रूढ़िवादी खानदान में शादी होने के कारण वह अपनी पति से काफी डरती थी, लेकिन फिर भी उसे अपनी बेटी के लिए खड़ा होना चाहिए था। अब आंट सम कुमाला को दिलासा देती है और उसे मजबूत बनने के लिए कहती है। कुछ सोचते हुए कुमाला सोजीमान के कमरे में जाती है और अचानक उसकी बॉडी पूरी तरह से सामान्य हो जाती है। वह एकदम सही तरीके से चलने और खड़ी होने लगती है। अब ये देखकर सोजीमान हैरान रह जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह इस बात को समझ पाता, कुमाला पास में रखा एक पेन उठाकर सोजीमान के हाथ में घोंप देती है। अब असल में ये सब कुमाला नहीं कर रही थी, बल्कि उसकी मृत बहन सुमाला की आत्मा उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही थी। वह अपने पिता को सजा दिलवा रही थी। अब इस घटना के बाद सोजीमान कुमाला को सजा देता है। वह उसे खेतों में एक लकड़ी के क्रॉस पर बांधकर तेज धूप में टांग देता है। कुमाला दर्द से तड़पते हुए अपनी मां लस्त्री से मदद की गुहार लगाती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती और वहां से चुपचाप चली जाती है। कुमाला को काफी गुस्सा आ चुका था। अब अगली रात जब सोजीमान लस्त्री और कुमाला साथ में खाना खा रहे होते हैं, तभी अचानक कुमाला पर सुमाला की आत्मा का पूरी तरह से कब्जा हो जाता है। वह अजीब हरकतें करने लगती है। वह अपने अंडरगारमेंट्स उतारकर डाइनिंग टेबल पर चढ़ जाती है और वहां खौफनाक अंदाज में हंसते हुए पेशाब कर देती है। अब ये देखकर सोजीमान पूरी तरह बौखला जाता है। वह तुरंत सुकीर को कुमाला को पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन पजेस्ट कुमाला, जिसके ऊपर सुमाला की आत्मा का कब्जा था, वह सुकीर पर ही हमला कर देती है। सब उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी लस्त्री की नजर शीशे पर पड़ती है, जहाँ उसे कुमाला के प्रतिबिंब में सुमाला की आत्मा दिखाई देती है। ये देखकर लस्त्री के होश उड़ जाते हैं और वह डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। अब अगली रात जब लस्त्री और आंट सम बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि कुमाला मुर्गियों को मारकर उनका कच्चा मांस खा रही थी। अब अगले दिन जब कुमाला थोड़ा सामान्य होती है तो आंट सम प्यार से उससे पूछती है कि वह इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रही है। तब कुमाला अपना सारा सच बता देती है। वो कहती है कि मैं नहीं, ये सब मेरी बहन सुमाला की आत्मा कर रही है। अब लस्त्री जो बाहर से ये सब सुन रही थी, अब वह पूरी तरह समझ चुकी थी कि उसने शैतान के साथ जो डील की थी उसे तोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब वह किसी भी तरह इस विनाश से बचना चाहती थी। अब वह डर के मारे तुरंत तुकना के पास जाने के लिए निकल पड़ती है। उधर आंट सम भी उसे जाते हुए देख लेती है और अपने बेटे शाब्दों से कहती है कि कुछ देर के लिए कुमाला का ध्यान रखे, और इसके बाद में लस्त्री के पीछे पीछे चल देती है। और ये समय होता है सन 1976। शाब्दो, जो असल में सम का बेटा था, वह गांव वालों को यह पूरी कहानी सुना रहा था, लेकिन वह यहाँ तक कैसे पहुंचा और आगे क्या हुआ यह भी हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है। लस्त्री सीधा यांतो के पास पहुंचती है और उसे मदद की गुहार लगाती है। अब यांतो उसे देखता है और चौंकाने वाला खुलासा करता है, तुम बहुत देर कर चुकी हो लस्त्री, तुकना तो पिछले महीने ही मारी जा चुकी है। अब ये सुनकर लस्त्री और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि तुकना के अलावा कोई भी नहीं था जो उसकी मदद कर सकता था। अब वह डर और घबराहट में सम को भी सब कुछ बता देती है कि मैंने प्रेग्नेंट होने के लिए डेविल के साथ डील की थी, यानी उसने आज तक इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। सम यह सुनकर पूरी तरह डर जाती है। अब कहानी एक साल आगे बढ़ती है, सन 1956 में। अब कुमाला के साथ और भी बुरा व्यवहार होने लगता है। सुकीर उसे पकड़कर शेड में ले जाता है और उसे जंजीरों से बांध देता है। वह उसे शांत रहने के लिए कहता है और बाहर से ताला लगा देता है। सम अभी भी सोजीमान से ऐसा न करने के लिए कहती है, लेकिन सोजीमान के अनुसार कुमाला दिन ब दिन और ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी, इसलिए वह उसे बाहर निकालने से साफ साफ इनकार कर देता है। अब शेड के बाहर सम कुमाला से बात करती है और उससे कहती है कि तुम जैसी भी हो, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी। कुमाला के लिए सम ही एकमात्र इंसान थी जो उसे सहारा दे रही थी। अब अगले दिन कुमाला अपने कमरे में बैठी होती है, तभी गांव के वही बच्चे आते हैं जो पहले उसे बाजार में परेशान कर रहे थे। अब वह उसे नीचे बुलाते हैं और खेल के बहाने फिर से उसे चिढ़ाने लगते हैं। अब जोनो नाम का लड़का उसे हैंडीकैप कहकर चिढ़ाता है और बाकी बच्चे भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वह उसे मारते हैं और उसके चेहरे पर कीचड़ भी मल देते हैं। अब सम ये देखकर गुस्से में आ जाती है और उन बच्चों को वहां से भगाने की कोशिश करती है, लेकिन जाते जाते जोनो बॉल से कुमाला के सिर पर जोर से मारता है और कुमाला रोने लगती है। तभी उसकी नजर अपने माता पिता पर पड़ती है, जो ये सब देखते हुए भी बस देख रहे थे और उन्होंने फिर भी उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की। अब कुमाला को अपने माता पिता से नफरत होने लगती है। अब रात में कुमाला को फिर से शेड में जंजीरों से बांध दिया जाता है और डिनर के दौरान लस्त्री को ऐसा लगता है कि शेड में कुछ गड़बड़ है, लेकिन सोजीमान इस बात को उसका भ्रम बताकर उसे वहां जाने से रोक देता है।
लेकिन सच्चाई यह थी कि कुमाला खुद को जंजीरों से आजाद कर चुकी थी और वह एकदम सामान्य तरीके से चल रही थी, क्योंकि उसकी बहन सुमाला की आत्मा ने उसे पूरी तरह से पजेस्ट कर लिया था। अब वह पास में रखे एक संदूक से तेज धार वाला छुरा निकालती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। उधर सुप्री नाम का एक बच्चा जो पहले कुमाला को तंग करता था, वह कुएं से पानी लेने आया था। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है। वह डर कर झाड़ियों की ओर देखता है। तभी वहाँ से कुमाला बाहर आती है, लेकिन उसके पीछे उसकी मरी हुई बहन सुमाला की आत्मा भी खड़ी थी। अब ये देखकर सुप्री की रूह कांप जाती है, लेकिन वह वहाँ से भाग पाता इससे पहले ही कुमाला उसे पकड़ लेती है और उसके पीठ पर खंजर से गहरा वार कर देती है। इसके बाद में उसकी खोपड़ी पर भी डैगर से हमला करती है। अब आगे हम शक्कर और कार्यो नाम के बच्चे को भी देखते हैं, जो पहले कुमाला को चिढ़ाते थे। अब कुमाला उनके पास भी पहुंचती है। पहले वे उन्हें डराती है, फिर उन्हें भी बेरहमी से मार डालती है। अब अगली सुबह गांव में हड़कंप मच जाता है। गांव के सभी लोग गायब हुए बच्चों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन न तो उन्हें कोई बच्चा मिलता है और न ही उनकी लाश। इसलिए वह अगले दिन दूसरे गांव जाकर ढूंढने का फैसला करते हैं। अब गांव के सभी बच्चों को सूरज ढलने के बाद घर से बाहर निकलने से मना कर दिया गया था। अब इस बारे में जोनो और उसके बाकी दोस्त भी बात कर रहे होते हैं। उन्हें लग रहा था कि शायद शुक्रो, कार्यो और सुप्री प्रैंक कर रहे हैं, इसलिए वह 3 दिन से बस बॉल लेकर गायब है। उस समय वह लोग एक घर में अकेले ही बैठे हुए थे। तभी घर के बाहर कुमाला एक बॉल लेकर आती है और उसे दरवाजे के पास छोड़ देती है। वह उन्हें चिढ़ाने के लिए आई थी। अब जोनो और बाकी सब उसे फिर से परेशान करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन तभी एक बच्चा उसके हाथ में उसी डैगर को नोटिस करता है। हालांकि कोई इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता और वह सब कुमाला की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि कुमाला पहले से ही पजेस्ट हालत में थी और उन लोगों से बदला लेने के लिए तैयार थी। और वह गुस्से में आकर उन पर हमला कर देती है और एक एक करके सभी बच्चों को बेरहमी से मार डालती है। अब अगले दिन जब गाँव वाले बाकी बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं, तो सबसे पहले उन्हें शुक्रो और कार्यों की लाश पत्तों के बीच मिलती है, जिसके पास कुमाला की वही डोल पड़ी हुई थी जो आंट सम ने उसके लिए बनाई थी। वहीं सम जब कुएं से पानी निकाल रही होती है तो उसे पानी में खून दिखता है और वह डर जाती है। फिर जब सुकीर वहां आकर चेक करता है तो उन्हें सुप्री की लाश मिलती है। अब ये देखकर सोजीमार पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। गांव वालों को बाकी बच्चों की लाशें खेतों में मौजूद एक डंडे के पास मिलती है। वहाँ 4 बच्चों की लाशें चारों तरफ पड़ी थी और उनकी मुंडियों को एक के ऊपर एक करके उस डंडे में मोतियों की तरह पिरो दिया गया था। इस खौफनाक मंजर को देखकर गांव वाले बिल्कुल सहम जाते हैं, लेकिन क्योंकि बच्चों की लाश के पास कुमाला की डोल मिली थी, इसलिए उन्हें लगता है कि ये सब सोजीमान ने किया है। वह इस बारे में उससे बात करने के लिए उसके घर जाते हैं। हालांकि सोजीमान एक अमीर आदमी था, पर वह उन्हें समझाते हुए कहता है कि पहले वह इसके सबूत लाए। इस पर गांव वाले शांत हो जाते हैं, लेकिन अब उन्हें कुमाला पर भी शक होने लगता है। हालांकि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए वे अपने घर लौट जाते हैं। गांव वालों के जाने के बाद सोजीमान भी यह सोचने लगता है कि क्या यह सच में कुमाला ने किया है, क्योंकि उसने उसे बहुत कम चलते हुए देखा था। हालांकि कभी कभी उसे चलते हुए भी देख चुका था, इसलिए उसे शक होने लगता है कि शायद कुमाला ही इन हत्याओं के पीछे है। फिर उसके दिमाग में ये सवाल आता है कि अगर कुमाला ने ये सब किया है तो वह शेड से बाहर कैसे निकली। इस बात को लेकर वह लस्त्री से बात करता है और शेड में जाकर जांच करने लगता है। अब शेड में जाने पर उसे वहाँ की दीवार पर एक बड़ा सा छेद मिलता है, जिसे बोरियों से ढका गया था। अब इसका मतलब था कि कुमाला रात में उसी छेद से बाहर जाया करती थी। अब सोजीमान को पूरा भरोसा हो जाता है कि गांव में जिन बच्चों की हत्या हुई है वह सब कुमाला ने ही की है। लेकिन तभी लास्त्री उसे बताती है कि ये सब असल में कुमाला ने नहीं किया, बल्कि सुमाला की आत्मा ने किया है। लास्त्री कहती है कि उसने अपनी आंखों से उसे देखा था। सोजीमान ये सब सुनकर बिल्कुल दंग रह जाता है। उसके सामने वही विजन आने लगते हैं जब उसने सुमाला को पैदा होते ही मार दिया था। अब इस बारे में बात करने के लिए कुमाला के पास जाता है। अब पहले तो कुमाला कुछ नहीं बताती, लेकिन जब सोजीमान उससे वादा करता है कि वह उसे कुछ नहीं करे, सारा सच बता देती है। वह कहती है कि ये सब सुमाला की आत्मा ही करवा रही है। कुमाला बताती है कि उसने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन सुमाला नहीं माने। वह कहती है कि सुमाला की आत्मा ने उससे वादा किया था कि वह उन सभी इंसानों को नहीं छोड़ेगी जिन्होंने उसे परेशान किया है। अब सोजीमान ये सुनकर कुछ सोचते हुए जल्दी से नीचे जाता है और सुकीर से कहता है कि कुमाला को शेड के अंदर और ज्यादा टाइटली बांध दे। अब वह खुद मिस्टर कुशन के पास जाने लगता है, जो कि एक तरह के शमन थे, यानी कि तांत्रिक थे। वे कुमाला को सुमाला की आत्मा से अलग करने में मदद कर सकते थे। उधर शुकीर ने कुमाला को और कसकर बांध दिया था। अब कुमाला रो रही थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। और तभी आंट सम उसके पास आकर उसे शांत करवाती है और उसे संभालती है। अब रात में कुमाला का 9वां जन्मदिन था, लेकिन इस बार आंट सम से एक अजीब गिफ्ट मांगती है। वह चाहती थी कि सम उसे छोड़कर चली जाए, क्योंकि कुमाला को सुमाला ने पहले ही बता दिया था कि ठीक 12 बजे वह उसे पूरी तरह पजेस्ट कर लेगी और अपनी मौत का बदला लेगी। ऐसे में कुमाला नहीं चाहती थी
थी कि पजेस्ट होने के बाद वह आंट सम को भी नुकसान पहुंचाए। आंट सम कुमाला को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन कुमाला के बार बार जिद करने पर वह आखिरकार मान जाती है। वह तुरंत ही अपने बेटे शाब्दो को लेकर वहाँ से निकल जाती है और रास्ते में शाब्दो से पूछने की कोशिश करता है कि वह सोजीमान के यहाँ काम क्यों छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन सम अभी उसे कुछ नहीं बताती। इधर थोड़ी देर बाद शुकिर कुमाला को खाना देने के लिए शेड में जाता है, लेकिन कुमाला को वह खाना अच्छा नहीं लगता। शुकिर उससे सही से बात भी नहीं करता, जिससे कुमाला नाराज हो जाती है। अब गुस्से में आकर वह उसके सामने ही एक कॉकरोच पकड़कर खाने लगती है। ये देखकर शुकिर को घिन महसूस होती है और वह जल्दी से वहाँ से चला जाता है। वहीं सोजीमान अब कुशन के पास पहुंच चुका था। वह उसे पूरी घटना के बारे में बताता है। कुशन अपने पास रखे एक पोट के ऊपर कुछ अनुष्ठान करता है और उसे तुकना के जरिए किए गए रिचुअल के बारे में पता चल जाता है। साथ ही उसे यह भी समझ में आ जाता है कि ये सब एक डेविल के साथ की गई एक डील का नतीजा है। जब सोजीमान कुशन से कुमाला को बचाने का और सब कुछ सही करने के बारे में पूछता है तो अचानक कुशन की आंखें सफेद हो जाती है। वह बताता है कि डेविल अपने बच्चे के मारे जाने की वजह से काफी गुस्से में है, यानी कि सुमाला की मौत की वजह से। अब आज रात को सुमाला हमेशा के लिए कुमाला को अपने वश में कर लेगी। जैसे ही कुशन का ट्रांस खत्म होता है, वह सोजीमान को एक डेगर देता है जो कुमाला की शक्तियों को कम करने वाला था। सोजीमान को कुमाला को कमजोर करके कुशन के पास लाना था ताकि वह उसके ऊपर एक रिचुअल परफॉर्म कर सके, लेकिन कुशन उसे चेतावनी देता है कि अगर चीजें हाथ से निकलने लगे तो उसे उसी डेगर से कुमाला के दिल में वार करके उसे खत्म करना होगा, क्योंकि वे डेविल के बच्चे को जिंदा इंसानों की दुनिया में नहीं छोड़ सकते। सोजीमान इस पर सहमति जताता है और डेगर लेकर अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। इधर सुकीर रात में सो रहा था, तभी उसे कुमाला की आवाज सुनाई देती है। कुमाला ने खुद को फिर से आजाद कर लिया था। वह सुकीर के घर के बाहर आकर रोने का नाटक करती है। जैसे सुकीर उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो कुमाला अचानक डेगर से उस पर हमला कर देती है। सुकीर किसी तरह से बच जाता है, लेकिन अब इतना डर जाता है कि सीधे सोजीमान के घर की तरफ भागता है और गेट को अंदर से बंद कर देता है। लेकिन कुमाला गेट पर बार बार डेगर से वार करती है और आखिरकार गेट को तोड़कर अंदर आ जाती है। सुकीर बचने के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुमाला दूर से डेगर फेंकती है जो उसकी छाती के आर पार हो जाता है और इसके बाद में उसके गले को बुरी तरह से काट देती है। अब अगला नंबर लस्त्री का था। वह अपने कमरे में आराम से सो रही थी, तभी उसे पियानो बजाने की आवाज आती है और जब वह पियानो वाले कमरे की ओर जाती है तो वहाँ कुमाला को देखती है जो एक खौफनाक मुस्कान के साथ उसकी ओर बढ़ रही थी। लस्त्री अब समझ चुकी थी कि यह सब कुमाला नहीं बल्कि सुमाला करवा रही है। वह डर जाती है और प्यार से कुमाला को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन जब कुमाला उसकी बात नहीं सुनती तो लस्त्री घबराकर दूसरे कमरे की ओर भागती है। अब रास्ते में उसे शुकिर की लाश दिखाई देती है, जिससे वह समझ जाती है कि अब उसका अंत भी नजदीक है। वह जल्दी से कमरे में जाकर उसके सामने एक बड़ा टेबल रख देती है ताकि कुमाला अंदर ना आ सके, लेकिन कुमाला गेट पर डेगर से वार करने लगती है और जब गेट कमजोर हो जाता है तब वह उसे धक्का देकर तोड़ देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी बच्ची ये सब कैसे कर रही है, तो आपको बता दें कि वह डेविल के बच्चे से पोजेस्ड हो रखी थी। वो सुमाला कुमाला के शरीर का इस्तेमाल करके किसी भी हाल में अपनी मौत का बदला लेना चाहती थी। अब लस्त्री उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने कुछ नहीं किया, बल्कि परिस्थितियां उसके हाथ में नहीं थी। वह कुमाला को भी बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डर के कारण सोजीमान को भी कुछ नहीं बता पाई। लेकिन लस्त्री की बातों का सुमाला पर कोई असर नहीं पड़ता। सुमाला का मानना था कि लस्त्री शांत रहकर बस खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। ये कहते हुए वह लस्त्री के पैरों पर जोर से वार कर देती है, जिससे वह दर्द से चीख उठती है। अब वह लस्त्री को मारने वाली थी। लस्त्री समझ चुकी थी कि उसने बहुत गलत किया है और अब उसका अंत नजदीक है, इसलिए वह सुमाला से आखिरी ख्वाहिश के रूप में यह मांगती है कि उसे कम से कम कुमाला से बात करने दे। सुमाला इस पर मान जाती है और कुमाला को अपने शरीर का नियंत्रण वापस दे देती है। लस्त्री अब कुमाला से माफी मांगने लगती है क्योंकि वह एक अच्छी मां नहीं बन पाई। अब कुमाला को लस्त्री की हालत देखकर काफी दुख होता है, लेकिन सुमाला अपनी माँ को माफ नहीं करती और वह उसे भी काफी बुरी तरह से मार देती है। अब इसके बाद सोजीमान भी अपने घर पहुंच जाता है। अब वह जैसे ही अंदर जाता है तो वह देखता है कि वहाँ पर सुकीर और लस्त्री की लाश पड़ी थी। अब यह सब देखकर वह पूरी तरह से टूट चुका था। उसने सुमाला को मारकर कुमाला को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन अब लस्त्री और सुकीर की मौत ने उसे अपराध से भर दिया था। मैं किसी भी हाल में अपनी गलती को सुधारना चाहता था। जब मैं कमरे में घुसता तो देखता है कि रॉकिंग चेयर पर कुमाला बैठी हुई है और सुमाला उसे धीरे धीरे झुला रही थी। लेकिन जैसे ही सोजीमान नजदीक आता है तो सुमाला अचानक कुमाला की बॉडी में समा जाती है और उसकी ओर बढ़ने लगती है। सुमाला पूरी तरह से हिंसक हो चुकी थी और उसने सोजीमान पर हमला कर दिया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। अब वह किसी तरह से अपनी जान बचाकर वह घर से बाहर निकलकर गांव की तरफ भागता है और गांव पहुंचते हुए इमरजेंसी नगाड़े बजाता है, जिससे सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। वह उन्हें बताता है कि सुकीर और लस्त्री की मौत हो चुकी है। ये सुनकर सभी गांव वाले घबरा जाते हैं और तुरंत उसके साथ घर की ओर जाते हैं। जब वे वहां पहुंचते तो सुकीर और लस्त्री की लाश देखकर सभी स्तब्ध रह जाते हैं, लेकिन अब वहां कुमाला कहीं नहीं थी। अब सोजीमान गांव वालों से कुमाला को ढूंढने में मदद करने के लिए कहता है,
क्योंकि उसे किसी भी हाल में कुशन के पास लेकर जाना था। लेकिन गांव वालों को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। उन्हें लगता है कि कुमाला ही इन मौतों का जिम्मेदार है और उनके अंदर अब बदले की आग जल उठती है। वे गुस्से में कुमाला को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं ताकि वह उसे खत्म कर सके। अब सोजीमान बार बार उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि असली दोषी कुमाला नहीं बल्कि उसके अंदर मौजूद सुमाला की आत्मा है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। अब उसे खुद ही कुछ करना था। वह जल्दी से एक बोरा उठाता है जिसमें कुशन का दिया हुआ एक डेगर और एक रस्सी होती है और कुमाला को ढूंढने निकल पड़ता है। अब सोजीमान को जल्द से जल्द कुमाला को खोजकर उसे कुशन के पास ले जाना था, इससे पहले कि गांव वाले उसे मार डाले। अब सोजीमान कुमाला को खोजने के लिए शेड में जाता है जहाँ उसे एक पल के लिए कुमाला दिखती है, लेकिन अगले ही पल वह भागकर खेतों की तरफ चली जाती है। सोजीमान उसके पीछे जाता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अब इसी मौके का फायदा उठाकर सुमाला सोजीमान पर हमला कर देती है। अब सोजीमान जैसे तैसे पास में पड़े पत्थर से सुमाला के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। अब वह डेगर से सुमाला को मारने वाला होता है क्योंकि हालत बेकाबू हो चुके थे, लेकिन अब वह सारी सच्चाई जानने के बाद अपनी छोटी बेटी को नहीं मारना चाहता और उसे एक बोरी में भरकर पास में बैठकर रोने लगता है। अब कुछ ही देर बाद सुमाला बोरी के अंदर जाग जाती है और सोजीमान को उसके पुराने गुनाहों के लिए ब्लेम करने लगती है। अब अगले ही पल सुमाला बोरी से अचानक गायब हो जाती है और फिर से सोजीमान पर हमला कर देती है, लेकिन इस बार सोजीमान हिम्मत करके कुशन द्वारा दिए गए डेगर से सुमाला पर वार कर देता है। इससे सुमाला की हालत बिगड़ने लगती है, लेकिन तभी वह फिर से जिंदा हो जाती है और एक खौफनाक सच बताती है। तो उससे कहती है कि जब मैंने कुमाला की बॉडी ली है तो उसमें काफी बदलाव हो चुके हैं। उसके दांत अब बड़े और नुकीले हो गए हैं और उसके बाल पूरी तरह से झड़ चुके हैं और इसका दिल भी अब उल्टी तरफ से हटकर दाईं तरफ शिफ्ट हो गया है। अब यह सुनकर सोजीमान समझ जाता है कि उसने गलत जगह हमला किया था। अब इसके बाद सुमाला पहले तो डेगर से सोजीमान का पेट फाड़ देती है जिससे उसकी सारी आंतें बाहर आ जाती है और फिर वह दो लकड़ी के टुकड़ों को उठाकर सोजीमान की दोनों आंखों में घुसेड़ देती है, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। गांव वालों को सोजीमान की लाश मिलती है। अब अगले दिन गांव वालों को सोजीमान की बॉडी खेतों में उसी तरह लटकी हुई मिलती है जैसे कि पहले वह कुमाला को सजा देने के लिए टांगा करता था। इसी बीच कुमाला ने कुशन को भी सजा देने के लिए उसके ही डेगर से उसे मार डाला, यानी डेविड चाइल्ड ने आखिरकार अपना बदला ले ही लिया। अब सीन वापस प्रेजेंट टाइम में आता है जहाँ शाब्दो अपनी कहानी खत्म करता है और बताता है तब से ये माना जाता है कि सुमाला यानी डेविड्स चाइल्ड अब भी गांव में है, इसलिए किसी भी बच्चे को रात में बाहर नहीं जाने देना चाहिए। और यही वजह थी कि फिल्म की शुरुआत में अब्दी और उसके दोस्तों को गांव वालों ने चेतावनी दी थी कि वह जल्दी से लौट आए और रात होने का इंतजार न करे। अब गांव वाले सुमाला को शांत करने के लिए हर रात अपने घर के बाहर बलि चढ़ाते हैं ताकि वह किसी को भी नुकसान ना पहुंचाए। अब रात को हम देखते हैं कि त्रिश के पिता जिन्होंने बलि नहीं चढ़ाई, उन्हें अभी भी लगता है कि उसके बेटे त्रिश को सुमाला ने नहीं बल्कि अब्दी ने मारा था। अब लेकिन जैसे वह रात में घर से बाहर आता है तो उसके सामने सुमाला बैठी होती है जो एक आदमी की शत विकसित लाश को खा रही होती है। इसके बाद स्क्रीन पर नोट दिखाया जाता है। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। सेंट्रल हवा के पास स्थित सैमरंग गांव में आज भी डेविस चाइल्ड रहती है, जिसकी वजह से वहाँ के बच्चों को अंधेरा होने के बाद घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।